बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बाद। पिछले कई हफ्तों से हम जेटीबी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज पढ़ते आ रहे हैं। आज हम उस कॉन्सेप्ट के तीसरे डायमेंशन को लेने वाले हैं। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ में जो तीसरा डायमेंशन है वो है जस्टिफिकेशन का डायमेंशन। आज हम उसको लेने वाले हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने इसमें बिलीफ को समझने की कोशिश की और फिर उसके बाद ट्रूथ को, और जो थेरीज ऑफ ट्रूथ है उसमें 2-3 थेरीज हमने पढ़ ली, 3 थेरीज हमने पढ़ा, 4 थेरीज हमने पढ़ ली जो ज़्यादा बेसिक हैं और जिनके साथ हमें समझो वास्ता है। अगर जो थेरीज बहुत सारी हैं, अब चूंकि हमें कोई एमए इसमें नहीं करना है ना फिलॉसफी में, चूंकि हमें एक टारगेटेड स्टडी करनी है, बट स्टिल इतनी शैलो स्टडी भी ना हो कि इंसान कहीं बात ना कर पाए, मगर इतनी डीप भी ना हो कि बिल्कुल ये जैसे एक पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो अलबत्ता इसमें एक समझो कि एक साल जो डिप्लोमा है एटलीस्ट उतनी डेप्थ होनी चाहिए, उतनी डेप्थ के साथ में चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमें उसका तीसरा डायमेंशन लेना है। असल में दिस इज द सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ द बिलीफ। द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज ट्रूथ एंड वी हैव टेकन दैट, एंड नाउ वी आर टेकिंग द सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ द बिलीफ दैट मेक्स द बिलीफ नॉलेज, दैट इज जस्टिफिकेशन। अभी जस्टिफिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं इंशाल्लाह आज अर्ज करते चलूंगा। और ये जस्टिफिकेशन का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि इसमें भी हमें 2-3 क्लासेस लग जाएंगे एटलीस्ट। यानी इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी हम इसको ज़्यादा खींचेंगे भी नहीं, बट वी नीड टू नो इट एटलीस्ट इन 2-3 क्लासेस इंशाल्लाह। तो आज हम इसके कुछ हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जेटीबी है, दैट इज द जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। तो बिलीफ को हमने समझ लिया, उसके बाद हमने ट्रूथ को समझ लिया कि ट्रूथ को हम कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी के हिसाब से क्या कहते हैं, कोहेरेंस में क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म में क्या कहते हैं, और जो एग्नोस्टिक और स्केप्टिसिस्टिक और पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज है वो किस तरह से ट्रूथ को समझते हैं, उनके नजदीक ट्रूथ रिलेटिव है या ऑब्जेक्टिव है, एब्सोल्यूट है, क्या है। और सबसे बेस्ट जो थ्योरी है दैट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ व्हिच इज द ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ ट्रूथ। तो उसका किस चीज के साथ ताल्लुक है और हम उसी को ज्यादा मानते हैं। फिर कोहेरेंस थ्योरी का मकाम क्या है, उसको कहां पर हम लेते हैं, कहां पर रिजेक्ट करते हैं, प्रैग्मेटिक थ्योरी को हम कहां लेते हैं, कहां रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एग्नोस्टिक जो स्केप्टिसिस्टिक थ्योरी है उसको हम कहां लेते हैं, कहां रिजेक्ट करते हैं। वी डू एक्सेप्ट दैट आल्सो, वी डू नॉट रिजेक्ट दैट, बिकॉज़ इस्लाम इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अकोमोडेटिव। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर पोजीशन, राइट पोजीशन। तो ये सब चीजें तो आज तक आ गई। आज हम इंशाल्लाह जस्टिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। आई होप दैट आपको स्क्रीन नजर आ रहा है। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी सर, हाँ, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में ये जो जस्टिफिकेशन है ये इसको हम एपिस्टेमिक जस्टिफिकेशन कहते हैं। और जो हम कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना वो असल में ये वेस्टर्न फिलोसफी का, वेस्टर्न लिटरेचर का जेटीबी कॉन्सेप्ट है। ये एज सच हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। अलबत्ता मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जहां ट्रूथ की बात आती है तो फंडामेंटल बिलीफ्स को एस्टैब्लिश करने के लिए हम कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी को लेते हैं। इफ वी यूज कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिलीफ सिस्टम, फॉर एनालाइजिंग ए प्रपोजिशन, ए बिलीफ, एन आइडिया फॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू, if we use correspondence theory then it will certainly give us the objective truth of the idea of the belief, and there is no problem. There is now we can say that it is now airtight, it is now watertight. There will be no loophole, there will be no error inshallah. मगर जो स्कॉलर्स दूसरे उन यानी थ्योरीज को यूज करते हैं उसके जरिए से ट्रूथ वैल्यू को एस्टैब्लिश करते हैं, फिर उनमें वो प्रॉब्लम रहती है जिसको गेटियर केस हम कहते हैं या गेटियर इफेक्ट कहते हैं। वो मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको बताऊंगा वो क्या है। और कुछ स्कॉलर्स ने इसलिए वेस्ट में जेटीबी कॉन्सेप्ट को डिबंक करने की कोशिश की है और जेटीबी कॉन्सेप्ट को वो कहीं कहीं कहते हैं कि इसमें लूपहोल्स हैं, ये एयरटाइट नहीं है, इट इज नॉट फुल प्रूफ, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स, इसमें एरर्स आते हैं, बट दोज एरर्स एंटर और क्रीप इनटू ओनली बिकॉज व्हेन वी यूज a weak theory for analyzing a belief or analyzing a proposition for its truth value, and if we use a weak theory for justification of the belief, अगर यहां पर एक तो ट्रूथ वैल्यू को एनालाइज करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए अगर हम राइट थ्योरी को यूज नहीं करते हैं देन डेफिनेटली देयर मे अराइज एन एरर। और जो हमारे पास जो नॉलेज होगी वो फिर ये सर्टेन नॉलेज नहीं होगी, वो प्रोबेबल नॉलेज होगी जो साइंस से हमें मिलती है, वो फिर अप्रोक्सीमेटिव नॉलेज होगी। मगर अगर हम ट्रूथ वैल्यू को एनालाइज करने के लिए और जस्टिफिकेशन के लिए राइट थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे then we need not have another concept of the knowledge, then this is enough, जैसा कि मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया है, then this is enough। बट मैं आपको ये कंपैरिजन साथ साथ में बताते चलूंगा इंशाल्लाह। यहां पर असल में प्रॉब्लम होती है।
जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है? इट इज एन एपिस्टेमिक, इल्मियाती जस्टिफिकेशन, इल्मियाती एपिस्टेमिक जस्टिफिकेशन, जो हम एपिस्टेमोलॉजी में यानी इल्मियात में इस्तेमाल करते हैं किसी चीज की तस्दीक के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए। ये जस्टिफिकेशन भी क्या है? ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिलीफ। ये इसी बिलीफ की प्रॉपर्टी है, इसी प्रपोजिशन की प्रॉपर्टी है जिसको एक आदमी, एक इंसान होल्ड करता है, पोजेस करता है। एंड इट इन्वॉल्व्स द रीजंस व्हाई समवन होल्ड्स अ बिलीफ दैट वन शुड होल्ड बेस्ड ऑन वन्स करंट एविडेंस। यानी इसमें एविडेंस क्या है? इन अदर वर्ड्स, जस्टिफाइड बिलीफ इज अ बिलीफ दैट अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू होल्ड। अब इसमें जस्टिफिकेशन में डिबेट्स हैं कि कौन सी थ्योरी को हम इस्तेमाल करेंगे। फाउंडेशनलिज्म को यूज करेंगे, कोहेरेंटिज्म को यूज करेंगे, रिलायबिलिज्म को यूज करेंगे, इंटरनलिज्म को यूज करेंगे, एक्सटर्नलिज्म को यूज करेंगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें, बहुत सारी थ्योरीज हैं। और फिर इसमें इस पर भी डिबेट है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है जिनके जरिए से हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस फॉर अस, दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस फॉर अस। तो थ्योरीज में एक तरफ से डिबेट है और दूसरी तरफ से सोर्सेज में भी डिबेट है, सोर्सेज में भी डाइवर्जेंट ओपिनियंस है। अगर यहां पर हम राइट, अब चूंकि जो सोर्सेज है ना, असल में सोर्सेज का ताल्लुक ही थ्योरी, यानी यही सोर्सेज थ्योरीज में इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास तीन मशहूर एंड एक्सेप्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी सोर्सेज हैं। एक हमारे पास सेंसेज हैं, अगर हम सही उनका इस्तेमाल करें, राइट यूज ऑफ सेंसेज, और सही सेंसेज से हमें सही डेटा जो मिले, नंबर वन। सेकंड इज द रैशनल फैकल्टी, द इंटेलेक्ट, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और थर्ड टेस्टिमनी है, वैलिड एंड साउंड टेस्टिमनी। ये तीनों हमारे पास वैलिड एंड ट्रू सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। इन्हीं को हम डिफरेंट थ्योरीज में यूज करते हैं। इन्हीं यानी एविडेंसेस को, यानी सोर्सेज को हम डिफरेंट थ्योरिस्ट जो है एडवोकेट करते हैं। फिर किसी को हम फाउंडेशनलिज्म कहते हैं, किसी को कोहेरेंटिज्म कहते हैं, किसी को रिलायबिलिज्म कहते हैं, फिर अलग अलग, किसी को इंटरनलिज्म, किसी को एक्सटर्नलिज्म, ये अलग अलग नाम फिर इसकी बुनियाद पर पढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा पढ़ता हूं। फाउंडेशनलिज्म प्रपोजेस दैट ऑल नॉलेज रेस्ट्स ऑन ए फाउंडेशन ऑफ बेसिक बिलीफ्स व्हिच आर जस्टिफाइड विदाउट रिलाइंग ऑन अदर बिलीफ्स। अब फाउंडेशनलिज्म क्या है? फाउंडेशनलिज्म में हम जो नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज हमें हासिल तभी होती है जब हम अपने बुनियादी अकायद को, बुनियादी एतिकादात को, बुनियादी नजरियात को जस्टिफाई करते हैं। किस चीज से? सेंसरी एक्सपीरियंस से या सेल्फ एविडेंट ट्रूथ से। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ का मतलब जो बदीहियात है, जिसमें हमें साइलोजिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बिल्कुल बदीही है। जैसे इंसान जो है फानी है, ये एक बदीही चीज है। तो यानी हमें उस, यानी इंडक्टिव रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इंडक्टिव रीजनिंग हम यहां यूज नहीं करते, बट वी कैन यूज डिडक्शन एज वेल। तो सेल्फ एविडेंट जो ट्रूथ्स हैं, बदीहियात जो है, जैसे हम मैथमेटिकल जो ट्रूथ्स है, एप्रियोरी जो ट्रूथ्स है, जैसे हम कहते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16, ये एक एप्रियोरी ट्रूथ है। इसमें पोस्टीरियरी की यानी सेंसेस की जरूरत नहीं है। और जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, सॉलिड और वैलिड और साउंड सेंसरी एक्सपीरियंस है, उस पर अगर हमारे जो बेसिक बिलीफ्स और आइडियाज बेस्ड ऑन हैं, तो इस थ्योरी को हम फिर फाउंडेशनलिज्म कहते हैं। और इसके जरिए से डेफिनेटली हमारा जो बिलीफ है वो जस्टिफाई होता है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज एंड दैट गिव्स बर्थ टू, दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ सर्टेन नॉलेज, नॉट अप्रॉक्सिमेट और हाइपोथेटिकल, बट सर्टेन नॉलेज दैट इज ट्रू, दैट इज सर्टेन। एंड देन कोहेरेंटिज्म इज अगेन द थ्योरी दैट इज यूज्ड इन, जो ट्रूथ वैल्यू को एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां भी कोहेरेंटिज्म को यूज किया जाता है। कोहेरेंस थ्योरी है ये, कि जहां पर जो बिलीफ्स है वो एक दूसरे के साथ आपस में मरबूत हैं, आपस में उनमें रब्त हैं, आपस में वो कन्फर्मिटी में है, वो किसी एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, या एक्सटर्नल यानी वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स नहीं है, बल्कि वो आपस में वो कोहियर करते हैं, उनमें रब्त है, आपस में वो आपस में रिलेटेड है। जैसे पिछली बार मैंने ये कहा, अर्ज किया था कि कुछ लोग 2 खुदाओं को मानते हैं, ये उनका बिलीफ है, फिर वो 2 खुदाओं की इबादत भी करते हैं, ये उनकी एक्शन है। तो ये उनकी एक्शन अब मरबूत है उनके बिलीफ के साथ। अब उनका बिलीफ क्या गलत है या सही है, वो दूसरी बात है, उसके साथ हमें यहां ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनका जो बेसिक बिलीफ है वो ये है कि 2 खुदा है, या 3 है, या 4 है, या 10 करोड़ है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं। तो फिर उनकी वो वर्शिप भी करते हैं, उनको वो रेवर भी करते हैं। तो अब उनकी ये जो एक्शन है, ये जो दूसरा नजरिया उनका है कि इन सब की इबादत करनी है, यानी 3 खुदा है, फिर दूसरा कजिया, दूसरा प्रोपोर्शन, 3 खुदाओं की इबादत करनी है। आग का खुदा एक है, शर का खुदा एक है, खैर का खुदा एक है, वगैरह वगैरह। और कामयाबी का खुदा एक है, नाकामी का एक है, ठीक है, आग का एक है, पानी का एक है, वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं। तो फिर वो इन खुदाओं के बारे में दूसरा नजरिया रखते हैं, दूसरा बिलीफ रखते हैं, जो सेकेंडरी है, दैट इज नॉट प्राइमरी, दैट इज सेकेंडरी, की 3 खुदाओं की इबादत करनी है, 4 खुदाओं की इबादत करनी है, फलां खुदा की फलां टाइम पर इबादत करनी है, फलां खुदा की फलां टाइम पर इबादत करनी है, फलां खुदा के लिए ये कुर्बानी करनी है, फलां के लिए ये कुर्बानी करनी है। अब इतने ये जो नजरियात सेकेंडरी लेवल पर, टेरिशरी लेवल पर आते हैं, वजूद लेते हैं, दे ऑल कोहियर विद देयर बेसिक बिलीफ। तो ये भी कुछ लोग ये वाली थ्योरी भी यूज करते हैं, बट इट इज वेरी बोगस थ्योरी। इसकी कोई फंडामेंटल्स में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है।
समटाइम्स इट विल गिव बर्थ टू सच ए सिस्टम दैट, वो तो सारा का सारा ठेला ही गलत होगा। यानी कभी कभी इसके जरिए से एक ऐसा सिस्टम वजूद में आएगा, एक ऐसा नजरिया वजूद में आएगा कि पूरे पूरे यानी पूरे का पूरा जो ठेला है ना नजरियात का, और बिल्कुल वो वर्ल्ड व्यू पूरे का पूरा, उनका जो बिलीफ सिस्टम, उनकी जो एक्शन है, वो सारे का सारा पूरा निजाम ही गलत होगा। वो जैसा कि दुनिया में बहुत सारे जगहों पे है। देयर आर आल्सो अदर थ्योरीज, अब उनको छोड़ देते हैं, ये दो आप जहन में रख लीजिए। अनदर मेजर सब्जेक्ट ऑफ डिबेट सराउंड्स द sources of knowledge, that is the senses, rational faculty and authoritative testimony. अब इसको हम फिर से थोड़ा तफरीक करते हैं, फिर से वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। what cannot be a proof, what cannot be an evidence, what cannot serve as a justification. विश, एक इंसान की जो विश है, इससे कोई चीज जस्टिफाई नहीं होगा। यानी मेरी तमन्ना यह है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, ये चीज होनी चाहिए। मेरी तमन्ना यह है कि 3 खुदाओं की इबादत करो। अब ये मेरी तमन्ना क्या है? ये मेरी तमन्ना, मेरा जो विश है, इससे थोड़ी वो बात जस्टिफाई होगी। इसी तरह खौफ, किसी को किसी चीज का खौफ है, इसी तरह से रॉन्ग परसेप्शन, गलत तस्वुर किसी का, इसी तरह से लक और गेसवर्क, इत्तिफाकी कोई हादसा, एक्सीडेंटल इशू जो होते हैं, एक्सीडेंटल डिसीजन जो होते हैं, जैसे लक की वजह से, मिसाल के तौर पर किसी जगह कोई एक्सीडेंट हो गया तो 10 आदमी में से 9 चले गए और 1 बच गया, ये तो मियर लक है ना। तो ये बुनियाद नहीं बन सकता है किसी एक चीज की, ये बुनियाद नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं और इन 10 लोगों में से 9 लोग एक खुदा की इबादत करते हैं और 1 आदमी जो है वो 10 खुदाओं की इबादत करता है। एक्सीडेंट हो गए और एक्सीडेंट में तो 9 मर गए, 9 तो शहीद हो गए और 1 बच गया। अब ये जो लक है, ये इसके नजरियात को जस्टिफाई नहीं करेगा, ये एक इत्तिफाकी हादसा है। इससे ये इसका प्रपोजिशन और इसके नजरियात जस्टिफाई नहीं होंगे। इसी तरह से गेस वर्क वगैरह वगैरह, दीज थिंग्स डू नॉट सर्व एज द एविडेंस और प्रूफ। कोई एविडेंस नहीं, नॉट अप्रॉक्सीमेटिव, नॉट सर्टेन, नो एविडेंस, इनमें जीरो एविडेंस है। यानी एविडेंसेस के भी लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ प्रूफ्स भी होती हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको याद रहेगा, जिंदगी रही तो इसी जस्टिफिकेशन में ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जो इसमें जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं, जो 100% जो ट्रू यानी हाईएस्ट लेवल पर जो प्रूफ्स माने जाते हैं, 5-6 किस्म के प्रूफ्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और फिर अप्रॉक्सीमेटिव लेवल पर जो प्रूफ्स हैं वो भी इंशाल्लाह। अब हमारे पास फाइनली 3 चीजें बचती हैं। एक तो सेंसेस हैं, हवा से खमसा, और इस तरह से रैशनैलिटी या इंटेलेक्ट या अकल जिसको हम कहते हैं। रीजन ना कहें, अकल कहें, इंटेलेक्ट कहें, रैशनल फैकल्टी कहें। रीजन एक उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है, अकल में से, इंटेलेक्ट में से, रैशनल फैकल्टी में से। रीजनिंग जो है एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह से टेस्टिमनी जो है, साउंड और वैलिड टेस्टिमनी, जिसको हम खबर भी कहते हैं, गवाही कहते हैं, शहादत कहते हैं, इसी में रेवलेशन भी आती है, वो भी उसी गवाही में आती है, रेवलेशन भी इसी में आती है। दैट इज पार्ट ऑफ टेस्टिमनी, वन ऑफ द काइंड्स और फॉर्म्स ऑफ टेस्टिमनीज। ये आपको नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? ठीक है। अब हम सेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ सेंसेस सर्व एज जस्टिफिकेशन, एज प्रूफ और एविडेंस, एंड हाउ दे कैन डिसीव अस। अगर हम सिर्फ देखने पर तवज्जो करेंगे, सीइंग दैट, सीइंग एज एंड सिंपल सीइंग, यानी देखना 3 तरह का होता है। एक तो देखना है जिसको हम फैक्टिव सीइंग कहते हैं या सीइंग दैट कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, कि हकीकत में जो देखना है। यानी आप एक कप को देख रहे हैं और उसमें चाय है, वो येलो कलर की है। आप एक मोबाइल फोन को देख रहे हैं, आपके सामने मोबाइल फोन है वगैरह वगैरह, आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं, ये सीइंग दैट है। और आपका डिसीजन इसके मुताबिक आप डिसीजन दे रहे हैं, इट विल सर्व एज जस्टिफिकेशन। अब इसी तरह से सीइंग एज है, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल। मिसाल के तौर पर पानी में आपने एक गिलास में मिसवाक डाला या कलम डाला तो आपको बेंट नजर आ रही है। अब आप कहेंगे देखो ये तो मेरे गिलास जो है ये मेरे हाथ में है, ये तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। हियर समटाइम्स दीज सेंसेस डिसीव अस। तो मगर अगर किसी बड़े तालाब में कुछ लकड़ी पड़ी हुई है और आपको वो टेढ़ी नजर आ रही है, यानी अकल को छोड़कर सिर्फ हम सेंसेस की बात कर रहे हैं, अभी अकल का इस्तेमाल यहां पर नहीं करना, यहां पर सिर्फ सेंसेस की बात है। तो यहां पर हमें सेंसेस डिसीव भी करते हैं, यहां पर हमें सेंसेस डिसीव भी करते हैं, क्योंकि जो इसमें रिफ्रैक्शन होती है, ये तो बाद में ये चीजें डिस्कवर की साइंसदानों ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, या सिनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, तो साइन आई बाई साइन आर जो है, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, उसको सिनेल्स लॉ हम कहते हैं। तो सिंपली जो बेंट होता है ना, ये चीज जो बेंट होती है, तो आंखें हमें धोखा दे सकती है।
उसको हम सीइंग एज कहेंगे। और तीसरा जो देखना है वो बिल्कुल नॉन एपिस्टेमिक है, यानी विदाउट इंटेंशन हम चलते चलते भी देखते हैं, हजारों लोगों को देखते हैं, मगर कोई हमें याद नहीं रहता है, कोई कंसंट्रेशन उसमें नहीं होती है, कोई इंटेंशन नहीं होता है, हमारा उनको देखने का कोई इंटेंशन नहीं होता, मगर हमारी नजरों से उनकी शक्लें गुजरती है और हमें कोई नजर नहीं रहता, यानी हमें कोई समझ में नहीं आता है, और कोई सही इंफॉर्मेशन, कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन हमारे अंदर हासिल नहीं होती है, हमको हासिल नहीं होती है इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स और पिक्चर्स और कलर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिंपल सीइंग है ये, इट कैन नॉट सर्व एज ए प्रूफ। इसी तरह से सीइंग एज, ये हमें धोखा कभी कभी लगता है आंखों से। इसी तरह से कानों के भी लिमिटेशंस हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करती है, या हमारी आंखें पर्टिकुलर वेवलेंथ्स में काम करती है, तो इसी तरह से हमारे कान पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करते हैं। हर तरह से सेंसेस में हमें लिमिटेशन है, और उन लिमिटेशंस की वजह से कभी कभी हम जो सेंसेस से देखते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, उनमें कभी कभी एरर भी आता है अगर सही तौर पर हम उनका इस्तेमाल नहीं करें। अब इसमें जॉन लॉक जो है सबसे मशहूर, जो इसमें हवास परस्ती में है ना, और जो सेंसेस, और वो नजरिया जिसमें हम कहते हैं कि सेंसेस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, सेंसेस इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, और सेंसेस एक्ट एज द मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज, और सेंसेस एक्ट एज द ओनली गेटवे ऑफ नॉलेज। बेटर ये टर्म कहना है, सेंसेस एक्ट एज द ओनली गेटवे ऑफ नॉलेज। तो इसको हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म, हवास परस्ती। ऑल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस, जॉन लॉक की स्टेटमेंट है। अब इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इफ सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट वेदर यूर सीइंग इज सीइंग दैट और सीइंग एज, यानी अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे सीइंग एज और सीइंग दैट को, अगर हम अकल का इस्तेमाल ना करें। अगर सीइंग एज और सीइंग दैट का मसला हो जाए तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अंटिल वी यूज आवर रैशनल फैकल्टी। और इसी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि सेंसेस से हमें तो सिर्फ वो चीजें समझ में आएंगी जो मादी है, जो फिजिकल है, जिनके मटेरियल डायमेंशंस है, जिनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह है, जो लीनियर है, जो एरियल है, या जो वोलोमेट्रिक है, जिनके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, और जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका कोई मास है। तो ये मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज जिन चीजों की हैं, जो मटेरियल एंटिटीज हैं, तो उनको ही हम सेंसेस से किसी हद तक जान सकते हैं, और उनको जानने में भी कभी कभी हमें सेंसेस धोखा देते हैं। मगर जो नॉन मटेरियल एंटिटीज है उनको हम सेंसेस से जान नहीं सकते हैं, उनके बारे में हमें सेंसेस से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो हम उनको सेंसेस से जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। दूसरा जो इसमें है दैट इज रैशनल फैकल्टी, जिसको हम कहते हैं। अब इसके लिए जो फिलॉसफी में जो एक नजरिया आया है जिसको हम रैशनलिज्म कहते हैं, यानी अकल परस्ती, अकल की पूजा करना, अकल को ही फैसले कुल मानना, अकल को ही फैसले कुल मानना। इज रैशनल फैकल्टी सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज और सम। अब मसला यह है कि क्या रैशनल फैकल्टी तमाम इंफॉर्मेशन का सोर्स है या कुछ इंफॉर्मेशन का सोर्स है। तो इसमें भी रैशनलिस्ट्स में दो ग्रुप्स हैं, एक तो रेडिकल रैशनलिस्ट्स है और सिंपली दूसरे जो है मॉडरेट रैशनलिस्ट्स हैं। और जो रेडिकल रैशनलिस्ट्स हैं इनमें जैसे प्लेटो आता है, ये मुतशद्दिद है, और हकीकत में इनको अकल परस्त कहना मुनासिब रहेगा। They say that all knowledge comes from reason. Senses are slaves, tools of aql. They merely act as slaves or tools of aql. They just provide us the raw information in the form of pictures, in the form of sounds, in the form of feelings, in the form of tastes, and other things. And that information goes into the intellect, into the rational faculty, and that is processed therein, and then that is synthesized, analyzed, then classifications are generated, comparisons are done, and many other things. सेंसेस इन themselves आर नॉट सोर्स ऑफ नॉलेज। इनके नजदीक जो है सेंसेस बजाते खुद कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, यानी सेंसेस आर नॉट द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये कहते हैं सेंसेस आर नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज, दे आर जस्ट द टूल्स। और दूसरा जो इनका ग्रुप है दैट इज रैशनलिस्ट, जिनको हम अकल पसंद कहेंगे, अकल परस्त नहीं कहेंगे। दे से दैट सम नॉलेज कम्स फ्रॉम रीजन टू, सेंसेस आर आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज। इनके यहाँ एतदाल है, और यही एतदाल हम चाहते हैं। इनमें हम मुसलमान भी आते हैं कि हम कहते हैं कि सेंसेस से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन हासिल होती है, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें सेंसेस से जो हासिल होती है उसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है, और कुछ इंफॉर्मेशन को हमें ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें सेंसेस से बिल्कुल भी हासिल नहीं होती है, वो डायरेक्टली हम मेंटल फैकल्टी से, रैशनल फैकल्टी से ही हासिल करते हैं। जो अभी मैंने एप्रियोरी ट्रूथ्स की बात की, जैसे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सेंसेस, इट इज अ प्योर रैशनल ट्रूथ, इट इज अ प्योर रैशनल आउटपुट।
इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है सेंसेस पर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। और रैशनलिस्ट होने के लिए किसी एक चीज का इन तीन चीजों में से इकरार करना जरूरी है। ये तीन चीजें क्या है? इंट्यूशन, डिडक्शन थीसिस, innate knowledge thesis and innate concept thesis, and these ideas were actually given by the father of rationalism, René Descartes. उसने ये अपनी फिलॉसफी में ये तीन बातें लिखी है, यानी इंट्यूशन डिडक्शन थीसिस जिसको हम विजदानी इस्तिखराज भी कहते हैं, और innate knowledge thesis फितरी इल्म, और innate concept thesis फितरी अफकार, फितरी तसव्वुरात। तो पहले हम innate, ये जो इंट्यूशन डिडक्शन थीसिस है, इसमें इंट्यूशन का नाम है विजदान, जो एक इमीडिएट रिस्पांस होती है किसी एक प्रॉब्लम को। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपके सामने आ गया, आपको लगा ये सूखा सूखा बंदा है, इसके होंठ तो सूखे हैं, आप फौरन जवाब देते हैं कि भाई आपको प्यास लगी है शायद, या आप थके हुए हैं, या आपको भूख लगी है, या आप बीमार हैं। आप कोई मिसाल के तौर पर वो प्रेमाइसिस और कंक्लूजन स्ट्रक्चर नहीं बनाते विदाउट मेकिंग दैट स्ट्रक्चर। इफ योर रेस्पॉन्स इज इमीडिएट टू ए प्रॉब्लम, टू ए स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। अगर आपकी रेस्पॉन्स इमीडिएट है, इमीडिएट रेस्पॉन्स है, इमीडिएट ये रेस्पॉन्स रैशनल होती है, ये अकल से आती है, इसका सोर्स अकल है। तो इफ योर रेस्पॉन्स इज दिस इमीडिएट टू ए प्रॉब्लम, टू ए स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। अगर आप ये बनाते हैं, प्रेमाइसिस बनाते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, फला जो है वो ह्यूमन बीइंग है इसलिए वो मॉर्टल है, इस कंक्लूजन तक पहुंच गए। अब ऐसे कि आप अपनी प्रेमिस नंबर 1, 2 बना लिया और कंक्लूजन निकल गया, यानी लोगों को सताना गलत है, फला आदमी को सताता है इसलिए फला आदमी गलत है। तो अगर आपने इस तरह की प्रेमाइसिस और स्ट्रक्चर बना लिया और एक कंक्लूजन डिराइव किया, तो फिर ये विजदान और इंट्यूशन नहीं है। और दूसरा है डिडक्शन इस्तिखराज। डिडक्शन यानी जिसको इस्तिखराज कहते हैं, किसी चीज को निकालना। अब ये इंट्यूशन डिडक्शन थीसिस जो है, इसको मिला के हम क्या समझते हैं? कुल्लियात से जुज़इयात पर इस्तिदलाल करने को डिडक्शन कहते हैं। कुल्लियात से जुज़इयात पर इस्तिदलाल करने को डिडक्शन कहते हैं। जैसे फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे ना ऑल बुक्स आर मेड ऑफ वुड, एक्स इज ए बुक, देयरफॉर एक्स इज मेड ऑफ वुड, ये डिडक्शन है, ये डिडक्टिव थीसिस है, या इसको हम डिडक्शन कहते हैं सिंपली। उसके बाद इंडक्शन, इस्तिक़रा, इस्तिक़राई मंतिक भी इसको कहते हैं, यानी जुज़इयात से कुल्लियात पर इस्तिदलाल करने को इंडक्शन कहते हैं, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। मिसाल के तौर पर आपने किसी जगह ये देख लिया कि कौवे को देख लिया और काला है, दूसरी जगह देख लिया काला है, तीसरी जगह देख लिया काला है, चौथी जगह देख लिया काला है। आपके जो एरिया है उसमें समझो 1000 जगहें हैं, और उन 1000 जगहों में आपने कुछ 10, 15, 20 जगहों पर ये कौवे देख लिया, ऑब्जर्व किया, तो ये सारे काले हैं। आपने एक कंक्लूजन डिराइव किया अपनी अकल से कि कौवे काले हैं, या सारे कौवे काले हैं। अब ये जो आपने कंक्लूजन डिराइव किया, ये बेस्ड ऑन है लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कंक्लूजन जो है ये रैशनल है, मगर इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, बट दैट एम्पिरिकल एविडेंस और दैट सेंसरी एविडेंस इज लिमिटेड, दैट सेंसरी एविडेंस इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज आपके एरिया में 1000 जगहें हैं, 1000 गांव हैं, 1000 इलाके हैं, 1000 जिले हैं, और उन 1000 में से आपने 10 में, 15 में, 20 में, 100 में देख लिया, और 100 में देखने के बाद आपने एक कंक्लूजन डिराइव किया। वो कंक्लूजन इन्हीं पर बेस्ड ऑन है, मगर ये ऑब्जर्वेशन जो है ये लिमिटेड है, और आपने एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन पर एक ऑल एनकम्पासिंग कंक्लूजन और अनलिमिटेड कंक्लूजन दे दिया, यानी ऑल एनकम्पासिंग कंक्लूजन दे दिया। अब ये जो कंक्लूजन है इसकी हैसियत क्या है? यहां से अभी जो डिडक्टिव थीसिस में हमने जो कंक्लूजन देख लिया दैट इज फाइनल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स दैट डिसीव्स अस, उसमें फैलेसी कभी-कभी आती है। अगर प्रेमिसेस गलत होंगे, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आगे, अगर उसकी बहस छिड़ गई कहीं पर मिडिल टर्म वगैरह, मेजर टर्म, माइनर टर्म की, तो मैं बता दूंगा। तो उसमें फैलेसीज भी आती हैं कभी-कभी डिडक्टिव लॉजिक में, बट दैट इज द बेस्ट वन, दैट इज द बेस्ट वन, दैट इज वेरी वेरी सॉलिड एंड ऑफ हाईएस्ट कैटेगरी, ऑफ हाईएस्ट फॉर्म, सो फॉर स्ट्रेंथ इज कंसर्न्ड। अब ये इंडक्टिव जो है, पूरा साइंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन दिस इंडक्शन। पूरा साइंस जो है दुनिया में वो सारे का सारे इस इंडक्शन पर बेस्ड है। अब ये कंक्लूजन जो है ये लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, इसलिए ये कंक्लूसिव नहीं है। द कंक्लूजन इज नॉट कंक्लूसिव, इट इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट फाइनल, इट इज लेबल टू चेंज। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे इलाकों में ऑब्जर्व नहीं किया, जब उनमें ऑब्जर्व किया जाता है तो दूसरी ऑब्जर्वेशन मिलती है, और वो ऑब्जर्वेशन पहली ऑब्जर्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और नतीजा ये निकलता है कि हमें प्रीवियस कंक्लूजन को मॉडिफाई करना पड़ता है।
जैसे न्यूटन का आइडिया था टाइम के बारे में कि टाइम एब्सोल्यूट है, हर जगह पे यकसां है, हर जगह पे स्पेस में यकसां है, मगर आइंस्टाइन की स्टडी ने इसको रिलेटिव कर दिया और उसकी स्टडी में उसने ये कहा कि टाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है, ये रिलेटिव है। तो अल्लाह के यहां तो इसी को हम मान के जब रिलेटिविटी को यूज करते हैं, इसी को मान के हम देखते हैं कि अल्लाह के यहां तो टाइम नहीं है, टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और ये पॉसिबल है। तो इसी तरह से जैसे ग्रेविटी है, मुख्तलिफ जगहों पर जमीन पर अलग अलग है, ग्रेविटी तो है मगर ग्रेविटेशनल जो पुल है उसका वैल्यू वेरी होता है। और इसी तरह से हम ऑब्जर्व जब करते हैं, नॉर्मली जब पहले पहले ऑब्जर्व किया गया टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर में है, इट डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मगर कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है विद रेस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड, उसको हम इन्वर्शन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। आप किसी भी बात को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक गांव में सर्वे करने चले गए या किसी इलाके में और 10 घरों में आप चले गए, या कि इलाके में आपको 1000 घरों की सर्वे करनी है और 1000 घरों में से आपने 200 घरों की सर्वे की और 200 में से आपको डेटा मिल गया 100 घर जो हैं उनमें वो गरीब है बेचारे, वो लेस देन 10,000 उनकी इनकम है, मंथली इनकम, और 100 घर जो हैं उनमें से 50 घरों की इनकम 10,000 से 20,000 है और 50 जो है उनमें अबव 20,000 है। मगर 800 तो आपने सर्वे नहीं किए ना। अभी आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब आपने ये कहा 200 में से 100 के बारे में, तो 1000 में से 500 के बारे में आप कहेंगे 50% ऑफ द पीपल इन दिस एरिया लिव बिलो हैव इनकम ऑफ 10,000 बिलो 10,000 पर मंथ। बट ये कंक्लूजन आपका फाइनल नहीं है, सटन नहीं है, क्योंकि 800 घरों को सर्वे नहीं की। मुमकिन है उन 800 घरों में से आपको दूसरे इनकम लेवल्स के लोग मिलेंगे, मगर आपने जिस सैंपल की बुनियाद पर जो डिसीजन ले लिया वो तो एक लिमिटेड सैंपल है, वो तो एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है। और पूरा साइंस इसी पर बेस्ड है। पूरी दुनिया की रिसर्च, कोई भी सब्जेक्ट है दुनिया में, वो सुख से कहता हूं, जब भी पीएचडी एमफिल हम करते हैं तो बस दिस इज द मेथोडोलॉजी। तो चूंकि कोई भी सर्वेयर जो है वो 100% सैंपल को नहीं लेता है। फॉर एग्जांपल उसको 100 हाउस होल्डर्स की सर्वे करनी है, 100 की 100 की नहीं कर रहा है, वो 10 की कर रहा है, 20 की कर रहा है, वो तूफान अगर आए तो 30 की कर लेगा। और अगर आप यूएनओ का डेटा देखेंगे वो तो 5% सैंपल साइज यूज करते हैं, 5%, 2%, 1%, बिल्कुल रिडंडेंट डेटा है वो, दैट इज नॉट वर्थफुल डेटा। अगर हम उनकी मेथोडोलॉजी देखेंगे, उनके जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं उसमें मेथोडोलॉजी देखेंगे, व्हाट मेथोडोलॉजी दे हैव यूज्ड, सारी दुनिया में इंडक्टिव मेथोडोलॉजी यूज होती है। आप देखेंगे जितना सैंपल साइज बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका सैंपल साइज 50% है तो चांसेस कंक्लूजन जो आप वहां से निकालेंगे वो उसके चांसेस ज्यादा सही होने के हैं। अगर आपका सैंपल साइज 30% है तो डेफिनेटली तो डिक्रीज होती है ना, जो इसका सही होने का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। अब आप 10% सैंपल साइज यूज कर रहे हैं, 5% यूज कर रहे हैं, नॉर्मली 5% यूज होता है, 10% यूज होता है रिसर्च में। और अल्लाह माशाल्लाह कोई 30% सैंपल साइज यूज करे, और 30% को लार्ज सैंपल साइज कहते हैं। स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उस 30% को हम लार्ज साइज कहते हैं, लार्ज सैंपल साइज उसको कहते हैं। उसके लिए फिर डिफरेंट टेस्ट, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट यूज होते हैं, जैसे पी टेस्ट है। अब पता नहीं, मैं थोड़ा दूर चला गया यहाँ पर, जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट हैं। अब अगर आप यूएनओ का डेटा देखेंगे, उनके रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर देखेंगे उसमें उन्हें मेथोडोलॉजी यूज किया है। डोंट बी आप ऐसा ना हो कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च आपने सुन लिया, हार्वर्ड ने रिसर्च किया है और फला ने रिसर्च की है, फला यूनिवर्सिटी से रिसर्च आई है, यूके, लंदन, ऑक्सफोर्ड वगैरह से रिसर्च आई है, फला यूनिवर्सिटी रिसर्च आई है। कोई बंदा रिसर्च कोट करेगा ना, उसे का कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो मुझे दिखाइए ना रिसर्च क्या की है और रिसर्च पेपर क्या है। यू कैन गो टू द मेथोडोलॉजी पार्ट, सी द मेथोडोलॉजी, व्हाट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी द पर्सन हैज यूज्ड, उसमें उसके जो मेथड्स हैं वो क्या है, उसमें सैंपल साइज उसका क्या है, वो आप उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। आप उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं कि आपका जो सैंपल साइज है इस डेटा में एक्यूरेसी लेवल क्या है, और आपका जो कंक्लूजन है वो कितना फॉल्टी हो सकता है, वो कितना डिसीविंग हो सकता है। वो ये आपके लिए मैं बड़े पते की बात बता रहा हूं। इफ यू आर रेडी टू टेक इट, इफ यू आर रेडी टू एब्जॉर्ब इट। आप ऐसा ना मिसाल हार्वर्ड से, एमआईटी से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई रिसर्च आ गई, फला इंस्टीट्यूट से नेचर में पब्लिश हो, नेचर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ जर्नल इन द वर्ल्ड, आप जो हाईएस्ट कैटेगरी का जर्नल है उसमें पब्लिश हो रहा है, स्प्रिंगर में पब्लिश हुआ है, एल्सेवियर में पब्लिश हुआ है, ठीक है पब्लिश हुआ है, क्या मसला है। ये किसी फेवरेटिज्म की वजह से भी हो सकता है पब्लिश होना, या कोई नॉवेल इंफॉर्मेशन लग रही है साइंसदानों को, चलो ले लेते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज ट्रू, इट डज नॉट मीन इट इज जस्टिफाइड। इसलिए आप कभी परेशान ना हो जाए और कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चले जाए और कभी आप अपने आप को सबड्यूड महसूस ना करें। वो पूरी साइंस की दास्तान बस इंडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है, ऑब्जर्वेशन एंड देन इंडक्शन।
और दैट इज वाई सम ऑफ द फिलोसफर्स जैसे निगील है और भी कुछ फिलोसफर्स हैं, वो कहते हैं इंडक्शन असल में रैशनलिटी नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। ये समझ लीजिए ऑब्जर्वेशनल एक सेंसरी एक कंक्लूजन है, इसको आप रैशनल कंक्लूजन ना कहिए। खैर ये एक डिबेटेबल इशू है फिलोसफर्स के दरमियान, वो बात आप ले लीजिए जो मैंने अभी कह दी। देन वी हैव द इनेट नॉलेज थीसिस। इनेट नॉलेज थीसिस यानी फितरी इल्म जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम फितरत भी कहते हैं, ये एक रैशनलिस्ट कहता है, रेनी डेकार्ट। ये मैं नहीं कहता हूं ना। इनेट नॉलेज थीसिस, ही हैज रिकॉग्नाइज्ड इट, आइडेंटिफाइड इट, ही इज द फादर ऑफ रैशनलिज्म। और ये जो आज के लंगोरी रैशनलिस्ट है ना, क्या कहें इनको, he has been the father of rationalism and he is considered the father of modern rationalism। अब उस बंदे ने ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई की है, और आज की जो अकल के जो डंडूरे पीटते हैं ना, उनको ये चीजें हजम नहीं होती हैं। असल में उनके पास इल्म नहीं है, वो अपने अकाबिर से, जो ना उनके अकाबिर है चेन में। अब अगर रैशनलिटी को कोई एडवोकेट कर रहा है और मगरिब से बहुत मुतासिर है, कम से कम उसको पता होना चाहिए ना उसके जो उस लाइन में, चेन में, नॉलेज चेन में कौन बंदे आते हैं, उन्होंने क्या कहा है। बस धोखा देते हैं, नेम ड्रॉपिंग, मैं वो हूं, मैं रैशनलिस्ट हूं, मैं रीजनेबल हूं, मैं, क्या परेशानी है, कुछ नहीं है, बस नाम है, नाम बता रहा है मैं वो हूं, बस इतना ही है। बस यही एक लेबल है जो वो अपने जुबान से निकाल रहा है अपने बारे में, बाकी अकल वकल का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो बेअकली की बातें हैं। तो ये मैं, आप स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी अभी गूगल कर सकते हैं, ऑनलाइन जो सोर्स है उसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी, और वहां आप लिख सकते हैं रेनी डेकार्ट्स फिलॉसफी, तो वहां ये सारी चीजें आएंगी। उसमें लगभग 100+ पेजेस होंगे, तो उसमें आप ये देख लेंगे कंटेंट्स में, और फिर उनको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। आप थोड़ा वहां समझना इसको मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो फिलोसफिकल लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो जो चीज यानी फितरी इल्म का माना है इनेट नॉलेज थीसिस, जो चीज फितरत में होती है, एक इंसान की फितरत में होती है। अब इसमें हमारे यहाँ, इसमें अहले सुन्नह वल जमा में, मुसलमानों में हमें यहाँ इसमें डिबेट है। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं ये जो है फितरत जो है, ये सलाहियत इल्म है, ये फैकल्टी है टू डिसर्न द राइट फ्रॉम द रॉन्ग, या ये पोटेंशियल है टू डू राइट और टू डू रॉन्ग, द पोटेंशियल टू डू राइट और रॉन्ग। और कुछ अहले इल्म इसमें ये कहते हैं कि इससे इल्म ही मुराद है, कि हमारे अंदर एक इल्म है, यानी हमारे अंदर इल्म ही वदीयत किया हुआ है, जिसको फितरी इल्म कहते हैं। एक है फितरत का माना सलाहियत, पोटेंशियल, इनेट डिस्पोजिशन, टेंडेंसी, और एक है इल्म, एक रोशनी। तो खैर ये भी एक फिलोसफिकल, इस्लामिक फिलोसफी में एक डिबेटेबल इशू है। तो यानी वो चीज जो फितरत में होती है, इनेट नॉलेज या इनेट पोटेंशियल। अब इंट्यूशन और इनेट नॉलेज थीसिस में फर्क क्या है? इनेट नॉलेज जो होती है पहले से होती है, और इंट्यूशन जो है वो इंसान को जिंदगी में हासिल होता है, एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, अकल के इस्तेमाल से, माहौल से, वगैरह वगैरह। देन इनेट कॉन्सेप्ट थीसिस यानी फितरी अफकार, फितरी तसव्वुर, यानी आइडियाज, ओपिनियंस फॉर्म बाय मर्जिंग वेरियस थिंग्स, यानी जो इंसान के जो आइडियाज हैं, ओपिनियंस जो हैं, वो बहुत सारी चीजों को मिला के बनते हैं, और ये भी हमारे अंदर होते हैं भाई, यानी ये भी हमारे अंदर होते हैं ये चीजें। और इस पर भी आगे इन्होंने बहस की है, वो मैं बताऊंगा अभी। अब इसको यहां पर छोड़ देते हैं, इस वाली चीज को, ये ज्यादा अहम नहीं है। इनेट नॉलेज थीसिस और इनेट कॉन्सेप्ट थीसिस को हम फिर से थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। दिस इज विद ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द बर्थ। ये जो इनेट नॉलेज थीसिस है, ये इंसान को बर्थ के साथ ही होती है, पहले से होती है। इट हैज नो रिलेशन विद सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ये एक वैलिड नॉलेज है और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका इनकार किया है, जॉन लॉक हैज रिफ्यूटेड इट। इसीलिए उस बंदे ने यह कहा है, और कभी कभी आप भी कहते होंगे जब आपको किसी जगह स्पीच देना है, किसी के साथ इंटरेक्शन करते बड़े फख्र के साथ, आप कहते होंगे ह्यूमन बीइंग जो है ब्लैंक स्लेट है। ये ब्लैंक स्लेट की जो टर्म है ना, ये जॉन लॉक की टर्म है। ब्लैंक स्लेट की टर्म जो है टैबुला रासा, ये जॉन लॉक की टर्म है। टैबुला रासा की टर्म जो है जॉन लॉक की टर्म है, एंड वी रिफ्यूट इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज वी हैव a difference with it. We cannot accept it at any cost because it is against our Islamic ideology. अभी हमारे इस्लाम के खिलाफ है तो इसलिए नहीं लेंगे ना, इतना ही नहीं बल्कि ये अकल के खिलाफ भी है। अभी हम इसको साबित कर लेंगे ना इंशाल्लाह। तो हम टैबुला रासा, और हमारे टीचर्स कहां कहेंगे ये टैबुला रासा हम इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, कुछ उलूम हम जानते नहीं है, कुछ चीजें यकीनन हम जानते नहीं है, और अल्लाह ने उसके बारे में कहा है
सेंसरी जो उलूम है, अकली जो उलूम है, वो तो हमें दुनिया में आके हासिल होते हैं। सेंसरी जो उलूम है उसकी नफी की है कुरान ने। ला तालमु शैअन गालिबन, इस तरह की आयत है कुरान पाक में, आयत है, अब अल्फाज यही है या कुछ और हैं। तो इंसान के इल्म की नफी की गई है, वो तो सेंसरी इल्म है। वाइट फ्रॉम इट कम्स, अब कुछ लोग कहते हैं प्रीवियस बर्थ से, री इनकारनेशन से। जैसे हिंदूज, बुद्धिस्ट और सिख्स का नजरिया है कि इंसान ये जो सोल होता है ये ट्रांस माइग्रेट करता है, पहले एक ऑर्गेनिज्म में होता है, फिर दूसरे में चला जाता है, फिर तीसरे में चला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा। और ये जो इसके पास ये जो फितरी इल्म है, ये इसको पिछले यानी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं पिछले जन्म में जो इसने कुछ किया होता है, ये वही है। ए बेबी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग मिल्क आफ्टर बर्थ, ये एग्जांपल हर एक की तरफ से है, ये उनकी तरफ से नहीं, ये जनरल एग्जांपल है। ए फाउल स्टार्ट्स वॉकिंग आफ्टर बर्थ, नो वन टीचेस हिम, नो वन टीचेस हिम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अब आप कहेंगे वो तो सेंसेस से देखते, नहीं, उस वक्त उसके सेंसेस पूरी तरह से काम नहीं करते, क्योंकि उस पर इंटेलेक्ट का भी यानी जब कोई बात इंसान कॉपी करता है ना, तो कॉपी करेगा ना, उसके लिए कुछ दिमाग भी चाहिए। अब ये बच्चा जो है अभी आंखें बंधी होती है और दूध पीता है, और इस तरह की कई सारी मिसालें हैं। अब अगर इवोल्यूशनिस्ट से कहेंगे तो वो कहेंगे, एथिस्ट से कहेंगे, वो कहेगा इवोल्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इननेट नॉलेज, यानी ये इवोल्यूशन के जरिए से इंसान को हासिल होता है। और मुस्लिमों से कहेंगे तो वो कहेंगे ये तो खुदा की तरफ से। उसके बाद इन्नेट कॉन्सेप्ट, थीसिस, फितरी अफकार। अब ये जो है, सम कॉन्सेप्ट्स आर नॉट फ्रॉम सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस, एंड सम आर डेफिनेटली फ्रॉम सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस, बट सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस ब्रिंग देम टू मैनिफेस्ट। मगर ये जो सेंसेस और एक्सपीरियंसेस है ना, ये जो हमारे अंदर फितरी अफकार होते हैं, उनको वो मैनिफेस्ट करने में मदद देते हैं। सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस में ट्रिगर ए प्रोसेस बाय विच दे आर ब्रॉट टू कॉन्शियसनेस, यानी इसके जरिए से वो हमारे शोर में आ जाते हैं, जहां से हम उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे इंटरनेट कॉन्सेप्ट में कुछ चीज है, जैसे वजूद है, वजूद का नजरिया है, इत्तेहाद का नजरिया है, तगय्युर का नजरिया है, दौरानिया का नजरिया है, वक्त का नजरिया है। अगर आप एक अनपढ़ से भी कहेंगे क्या इत्तेहाद अच्छी चीज है बुरी चीज है, तो वो भी इस चीज की तस्दीक करेगा कि ये अच्छी चीज है। तो यहां पर हम रुकते हैं, ये मुझे लगता है कि इतना सारा काफी है।